हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदू लॉ का पार्ट 1 जो लाए हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के क्वेश्चंस, और इसके बाद पार्ट 2 होगा जिसमें हमारे हिंदू लॉ के बाकी एक्ट के क्वेश्चंस होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली लॉ आर प्रोवाइडेड इन। फैमिली लॉ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से लिस्ट में गिवन है? देखो, यूनियन लिस्ट होती है वो लिस्ट जिसपे सिर्फ पावर किसके पास होती है लॉज बनाने की? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास। और कंकरेंट लिस्ट में जहां पे पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी। तो फैमिली लॉ वाला कौन से लिस्ट में इंक्लूडेड है? कंकरेंट लिस्ट में, मतलब दोनों ही गवर्नमेंट लॉज बना सकती हैं। अगले पे आ जाओ। हिंदू लॉ डज नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु इज अ हिंदू बाय। कह रहे हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा उस पर्सन पे जो हिंदू है बाय। देखो, हम ये कहां देखेंगे? सेक्शन 2 में, जो बताता है कि हिंदू मैरिज एक्ट कौन कौन से लोगों पर लगता है। तो वो जो बर्थ से हिंदू है उस पे तो ये अप्लाई होता है। जो कन्वर्ट हो चुका है, सपोज वो मुस्लिम था और वो कन्वर्ट हो चुका है हिंदू पे, तो उस पे भी अप्लाई होगा हिंदू लॉ। रिकन्वर्जन, हिंदू था मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया, मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट हो गया, इस पे भी हिंदू लॉ अप्लाई करेगा। तो किस पे अप्लाई नहीं करेगा? नन ऑफ द अबव, क्योंकि इन तीनों पे तो हिंदू लॉ अप्लाई करेगा। ओके, और ये कहां देखेंगे हम? सेक्शन 2 में। ठीक है, अगले पे आ जाओ। सपिंडा रिलेशनशिप। अब कह रहे हैं सपिंडा रिलेशनशिप में कौन सा इंक्लूड होता है, कौन सा रिलेशनशिप माना जाता है? देखो, ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, बट इसको हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकते अभी। बट हम जब सेक्शन 3 की डेफिनेशन देखेंगे, 3 के एफ में बता रखा है सपिंडा के बारे में, सिमिलरली 3 के जी में बता रखा है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में। बट रिलेशनशिप का डिफाइन कहाँ कर रखा है हमें? इनकी एक्सप्लेनेशन के अंदर, जिसमें इसमें इंक्लूड कर रखा है तीनों टाइप के रिलेशनशिप को, चाहे वो हाफ हो या यूट्राइन ब्लड वाला हो, फुल ब्लड का हो या अडॉप्शन का हो। ये कहां डिफाइन है? सेक्शन 3 में ही डिफाइंड है। ओके, अब कह रहे हैं सपिंडा रिलेशनशिप जो है वो एक्सटेंड करता है। देखो, फादर से एफ, और फादर की जनरेशन तक जाता है 5th जनरेशन तक, और मदर की जनरेशन तक कहां तक जाता है? 3rd जनरेशन तक। और ये जो जनरेशन है हम इनको इंक्लूड करते हैं। और ये जो जनरेशन होती है सपिंडा रिलेशनशिप की, हम इसको ट्रेस करते हैं अपवर्ड्स की तरफ, की मतलब काउंटिंग हम बेसिक यहां से स्टार्ट करते हैं। तो और ये काउंटिंग ऐसे चलती है 1 2 3, यहाँ पे होती है अगर मदर के रिगार्डिंग है, और 4 और 5 ये अगर फादर की जनरेशन है तो। ठीक है, ओके। एक सपिंडा रिलेशनशिप पे ये भी आता है कि ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ये कौन से प्रिंसिपल बेस्ड है? एक्सोगेमी। कौन से प्रिंसिपल पे? एक्सोगेमी। जिसका मतलब क्या होता है कि मैरी करना, शादी करना, कस्टम ऑफ मैरिंग आउटसाइड अ ट्राइब, एक ट्राइब के बाहर जाकर शादी करना, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सोगेमी। ओके, क्या हिंदू मैरी कर सकता है सेकेंड टाइम ऑन द बेसिस ऑफ रिटन कंसेंट ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ? अरे वाह, फर्स्ट वाइफ की तो उसको रिटन कंसेंट मिल गई, तो क्या अब ये हिंदू शादी कर सकता है? आंसर इज नो। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर इसने करी तो ये सेक्शन 5 का जो सब सेक्शन फर्स्ट है उसकी कंडीशन को वॉयलेट कर देगा, जिसमें बोला हुआ है कि नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग, कि जब वो शादी कर रहा है कोई बंदा, मिस्टर ए अगर शादी कर रहा है, तो इस टाइम पे उसका स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे चाहे बेटा जी आप कंसेंट ले लो, फिर भी हिंदू जो है सेकेंड टाइम मैरिज नहीं कर सकता। ओके, under section 7 of the Hindu marriage, a Hindu marriage may be solemnized according to the customary rites and ceremonies of, वहां पे हमें स्पेसिफाई कर रखा है वर्ड either of the parties, चाहे मिस्टर ए के तौर तरीकों से कर लो, चाहे चाहे मिस बी के तरीकों से कर लो। ओके, तो either of the parties। ठीक है, अगले पे आ जाओ। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 8, सेक्शन 8 में लिख रखा है कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है। पहले इन्होंने बोला है ऑप्शनल होती है, कंपलसरी हो सकती है अगर वो चीज स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करी है तो। बट अगर तुमने नॉन रजिस्ट्रेशन करी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी मैरिज इनवैलिडेट नहीं है, नहीं। बट हाँ, तुम्हें पेनल्टी लग सकती है, क्योंकि तुम्हें रजिस्ट्रेशन के लिए बोला और तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो तुम पे पेनल्टी इंपोज हो सकती है। और कितने तक की इंपोज हो सकती है? सेक्शन 8 में ही मेंशन है 25,000 तक की, विच में एक्सटेंड टू 25,000। ओके, अगले पे आ जाओ। तो इसका आंसर होगा बी।
रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कहां दे रखा है हमें? सेक्शन 9 में। ठीक है, यहां ये बोलता है हस्बैंड या वाइफ कोई भी अगर सोसाइटी को छोड़कर जा रहा है बिना कोई एक्सक्यूज दिए, तो जो सामने वाला पार्टी है, सपोज हस्बैंड और वाइफ है, वाइफ छोड़कर चली गई बिना कोई एक्सक्यूज दिए, तो हस्बैंड यहाँ पे पिटिशन फाइल कर सकता है। और पिटिशन कहाँ फाइल होएगी? सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। किस चीज की पिटिशन होएगी? आरसीआर, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। और यहाँ पे जो है बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? वाइफ के ऊपर। क्या, क्यों होता है? क्योंकि देखो आरसीआर की हस्बैंड ने डाली कि जी वो ना अलग होकर चली गई बिना किसी रीजन के, आप उसको बोलो मेरे साथ आकर रहे। अब वाइफ को बताना पड़ेगा कि वो अलग होकर क्यों जा रही है, उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स देने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो पिटीशन है वो कौन फाइल कर सकता है? हस्बैंड भी फाइल कर सकता है, वाइफ भी फाइल कर सकती है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होएगा? जो सोसाइटी से विड्रॉ करके गया है। और ये सब कहां लिखा है विड्रॉ वाला, बर्डन ऑफ प्रूफ वाला? सेक्शन 9 की एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, आगे आ जाओ। मैरिज बिटवीन अ मैरिड मैन एंड एन अनमैरिड विमेन, जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा उसी को थोड़ा घुमा के आ गया कि मैरिड मैन कर रहा है शादी एक अनमैरिड विमेन से, क्या मानी जाएगी? वॉइड। और ये कंडीशन हमें फुलफिल करनी होगी किसके पर्पज से? सेक्शन 5 के पर्पज से सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, वरना वो कंडीशन क्या मानी जाती है? वॉइड। अब ऐसा नहीं है अगर हमने सेक्शन 5 को वॉयलेट किया तो सारा ही जो कंडीशन है उसमें वॉइड होगी, नहीं। देखो सेक्शन 5 में जो है 5 सब सेक्शन है, पहला अगर हमने सब सेक्शन वॉयलेट किया तो वो हमारी मैरिज मानी जाती है वॉइड मैरिज। ठीक है, और वॉइड मैरिज के ग्राउंड्स हमें कहाँ गिवन है? सेक्शन 11 के अंदर। अगर मैंने सब सेक्शन 2 वॉयलेट किया सेक्शन 5 का, दैट मैरिज विल बी कंसीडर्ड टू बी वॉइडेबल मैरिज। कौन सी? वॉइडेबल। और वॉइडेबल के सर्कमस्टांसेस हमें कहाँ गिवन है? सेक्शन नंबर 12 में। सिमिलरली सेक्शन 3 अगर मैंने वॉयलेट किया सेक्शन 5 का, दैट विल ऑल्सो बी कंसीडर्ड टू बी वॉइडेबल। और सेक्शन 5 का सब सेक्शन 4 और 5 अगर मैंने वॉयलेट किया तो वो मैरिज कहलाएगी वॉइड मैरिज। सेक्शन सब सेक्शन 4 किस चीज की बात करता है? हमारी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। एंड सेक्शन 5 बात करता है सपिंडाज। ओके, अगले पे आ जाओ। एक्स अ हिंदू एज्ड 28 साल का मैरी करता है वाई जो 25 साल की है, हिंदू राइट्स के अकॉर्डिंग। हिंदू राइट्स के अकॉर्डिंग इट टर्न्स आउट दैट मैरिज के टाइम पे वाई वॉज प्रेग्नेंट बाय समवन अदर देन एक्स, कि एक्स के अलावा किसी और से ही वो प्रेग्नेंट दिखी। द मैरिज बिटवीन एक्स एंड वाई, अब इसकी और इसकी शादी क्या मानी जाएगी? वॉइडेबल। और ये कहाँ गिवन है हमें? सेक्शन 12 के अंदर। ठीक है, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई कंसेप्ट वाला पॉइंट नहीं था। अगले पे आ जाओ। फॉर डिसर्शन टू क्वालिफाई एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, कह रहे हैं अगर तुम्हें डाइवोर्स का जो ग्राउंड है डिसर्शन दिखाना है कि वो मेरे को छोड़ के चली गई या वो मेरे को छोड़कर चला गया, तो ये जो यहाँ पे इंटेंशन है भाई, यहाँ पे ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं कि हाँ काम चल गया, नहीं, जरूरी मैंडेटरी कंडीशन है कि तुम्हें दिखाना ही दिखाना पड़ेगा कि उसकी इंटेंशन थी मुझे छोड़ के जाने की। तो इस ग्राउंड पे अब मेरे को आप डाइवोर्स दो, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? वो नेसेसरी। ठीक है, अगले पे आ जाओ। कौन से सेक्शन में हिंदू मैरिज एक्ट के हस्बैंड एंड वाइफ को अलाउड है म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेने का? ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है 13B में। अगले पे आ जाओ। प्रोसीडिंग इन अ केस शैल बी इन कैमरा, कुछ प्रोसीडिंग्स ऐसी होती हैं कि वो जो ट्रायल्स होती हैं वो कैमरा में होती है। इन कैमरा मतलब कि वहां पे जो पार्टीज है वो है, जज है या दो चार बंदे और हैं, तो इन कैमरा होती है। वो कौन सी प्रोसीडिंग्स होती हैं? मेंटेनेंस की, मैट्रिमोनियल की, टेस्टामेंट्री या इंटेस्टेबल सक्सेशन की? नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी मैरिज के रिगार्डिंग होती है वो होती है इन कैमरा। ठीक है, अगले पे आ जाओ। इंटरिम मेंटेनेंस क्लेम्ड बाय हस्बैंड या वाइफ ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स। पहली बात तो देखो, अब ये जो क्वेश्चन है हमें इसमें कोई सेक्शन नंबर नहीं दे रखा, तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा? हम अपने इंडेक्स में जाएंगे और हम इंटरिम मेंटेनेंस देखेंगे, जो कि हमें कहाँ दे रखा है? सेक्शन नंबर 24 में। ठीक है, अब ये क्या बात करता है इंटरिम मेंटेनेंस? पहले जब हम हेडिंग पढ़ेंगे उसकी पहली ही लाइन है मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट। ठीक है, ये है PENDENTE, मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट। इसका मतलब अभी हमारी प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं हुई है, और जो पार्टीज है, कोई भी पार्टी, पहली बात कोई भी पार्टी एप्लीकेशन लगा सकती है को कभी भी प्रोसीडिंग्स के दौरान कि मेरे को जो है मेंटेनेंस, ये वाला मेंटेनेंस दिलवाया जाए। ठीक है, अब सपोज
अगर एप्लीकेशन जो है पार्टी की इंटरिम मेंटेनेंस वाली डिसमिस हो गई तो क्या पार्टी दोबारा फाइल कर सकती है? आंसर इज नो, क्योंकि ये प्रोसीडिंग्स के दौरान तुम फाइल कर रहे हो। अगर कोर्ट को लगता है तो तुम्हें वो चीज ग्रांट कर दी जाएगी, तुम दोबारा फाइल नहीं करोगे। ठीक है, आ जाओ सेक्शन 27। सेक्शन 27 किस चीज की बात करता है? प्रॉपर्टी के डिस्पोजल की, कि प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज किया जाएगा। अब कह रहे हैं ये जो प्रॉपर्टी तुम डिस्पोजल की बात कर रहे हो वो है किसकी जो प्रॉपर्टी है, इज अट्रैक्टेड ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी प्रेजेंटेड एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज इज एलिज्ड टू बिलोंग। किसकी है? वो दोनों की है, जॉइंटली। यूं नहीं है सिर्फ हस्बैंड की, सिर्फ वाइफ की, जॉइंटली है दोनों स्पाउसेस की। और सेक्शन 27 पढ़ेंगे तब हमें ये चीज पता लग जाएगी। ओके, आ जाओ सेक्शन 27 पे। ओ सॉरी, सेक्शन 27 हो गया, अब आ जाओ अगले पे। लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग अपील अगेंस्ट डिक्री। हिंदू मैरिज एक्ट में जब कोई डिक्री पास हुई, ठीक है, डिक्री पास हुई कोई भी किसी भी पार्टी के फेवर में हो सकती है, तो जब दूसरी पार्टी सपोज हस्बैंड एंड वाइफ है, वाइफ के फेवर में होगी, अब हस्बैंड जो है अपील में जाएगा, तो कह रहे हैं जब डिक्री आई उसके कितने दिनों तक अपील में जा सकते हैं? आंसर इज 90 डेज। अब हमें लगेगा हाँ लिमिटेशन है तो पक्का लिमिटेशन एक्ट में ये क्वेश्चन मिलेगा। नहीं, मैंने पहले भी बताया है, लिमिटेशन के क्वेश्चन, रिपील के क्वेश्चन, सेविंग्स के क्वेश्चन, जो पूरा एक्ट है उसके लास्ट में देखा करो। तो लिमिटेशन ये सेक्शन 28 में साफ मेंशन है इसी हिंदू मैरिज एक्ट के कि 90 डेज का टाइम है, बंदा अपील में जा सकता है अगेंस्ट द डिक्री। और कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री से। ठीक है, अगले पे आ जाओ। इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट बिटवीन द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड एंड ऑर्डर फॉर द कस्टडी, तो कोई भी अगर प्रोसीडिंग चल रही है पेरेंट्स के बीच में तो कोर्ट जो है ऑर्डर दे सकता है कस्टडी का, बच्चे का, मेंटेनेंस का या एजुकेशन का। और ये कहां दे रखा है? सेक्शन 26 में, जिसकी हेडिंग ही क्या है? कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। और वो कौन दे सकता है? हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे सकता है। वहां पे एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, बट ये ऑर्डर कौन दे सकता है? हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सेक्शन कौन सा बात करता है कस्टडी की? 26। अभी हमने इंटरिम मेंटेनेंस पढ़ा जो बात करता था सेक्शन 24 में। सेक्शन 24 में तो बात कर रखी है इंटरिम की, बट परमानेंट एलिमनाई की कहां बात कर रखी है? सेक्शन 25 में। ठीक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट के इतने ही क्वेश्चंस है इस वीडियो में। अब मैं जो एक सैंपल पेपर में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, मैं उसको अभी एक क्लियर करना चाहती हूँ। एक डाउट है, जैसे कि पहला एक क्वेश्चन था उसमें कि कौन सी जो है नॉट कंसीडर्ड टू बी क्रिमिनल कोर्ट, कौन सी क्रिमिनल कोर्ट नहीं होगी। मैंने ऑप्शन दिया था हाई कोर्ट, एक मैंने दिया था कोर्ट ऑफ सेशन, एक दिया था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एंड मैंने ऑप्शन दिया था नन ऑफ द अबव। एक क्वेश्चन और सिमिलरली क्या आया, एक था कि एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड द कोर्ट्स, कितनी टाइप्स और कोर्ट्स होंगी, हाउ मेनी टाइप्स पूछा था मैंने, कितनी और होंगी हमारी जो क्रिमिनल कोड है। उसमें ऑप्शन थे कुछ भी, बट मैंने ऑप्शन बोला था यहाँ पे 4। अब देखो हमारा सेक्शन 6 समझते हैं पहले। सेक्शन 6 हमारा बोलता है बिसाइड्स, वर्ड स्टार्ट होता है बिसाइड्स, ये मैं नए लॉज के बात कर रही हूँ। सेक्शन 6 स्टार्ट होता है बिसाइड्स। हमने बोला बिसाइड्स हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूटेड है किसी भी लॉ में, तो हमने बोला एवरी स्टेट में और कौन कौन सी क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी। हमने बोला हाई कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स के अलावा जो ऑलरेडी गिवन है, ये जो चारों हैं वो क्रिमिनल कोर्ट मानी जाएंगी। ये चारों कौन सी हैं उसमें? वहां पे लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा हाई कोर्ट और दूसरी कोर्ट्स को छोड़कर कितनी कोर्ट्स है। अब यहाँ पे क्वेश्चन था हाई कोर्ट्स के साथ और कौन सी है, तो मैंने बोला हाई कोर्ट को छोड़ दो और जो दूसरी लॉज में कोर्ट्स है उनको छोड़ दो। उनके अलावा कितनी बची? 4 बची, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा 4 करेक्ट। अब मैंने यहाँ जो क्वेश्चन पूछा, यहाँ पूछा कि कौन सी मेरी क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। हम इसमें हाई कोर्ट को एक्सक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि सेक्शन 6 में बोला है हाई कोर्ट के अलावा, तो इसका मतलब यही बन रहा है कि हाई कोर्ट तो फिर क्रिमिनल कोर्ट मानी जाएगी। हम इसको एक्सेप्ट लिंक नहीं कर रहे, हम इसको लिंक कर रहे हैं बिसाइड से कि ये तो है ही क्रिमिनल कोर्ट, इसके अलावा ये भी है। तो इसलिए नॉट क्रिमिनल कोर्ट में आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि हमारी हाई कोर्ट भी तो क्रिमिनल कोर्ट है। ओके, तो अगर कोई और भी डाउट हो, किसी को भी डाउट हो, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।